स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस स्टार्ट किया था। उसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस समझ लिया था अच्छे से। ओके, आज हम प्रोसेस पे ही स्टडी करेंगे और जिसमें हम आफ्टर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद अब हम सेकंड जो प्रोसेस है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। इनकी अगर आपको टर्मिनोलॉजी भी पता है तो बाकी इंफॉर्मेशन आप अपने आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? जैसे आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो रेस्ट इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, है ना। बाकी सभी इंफॉर्मेशन को एक एक करके आप निकाल सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अंदर आ सकता है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा। यानी कंप्लीटली इंसुलेटेड वॉल चाहिए। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखा था, हमने कंडक्टिंग वॉल ली थी, क्योंकि डेल्टा यू को कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है कि हीट सिस्टम के अंदर बाहर हो, वर्क होगा। तो जब वर्क होगा तो प्रेशर, जैसे मान लीजिए सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाओगे, कंप्रेशन आएगा, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें कोलिजन बढ़ेगा, हीट डेवलप होगा, हीट से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ाना नहीं है, इसलिए जितनी भी हीट डेवलप हुई उसे हम सिस्टम के बाहर रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल अगर कंडक्टिंग ले लिया आपने तो आइसोथर्मल। अब आपको देखिए कांस्टेंट क्या रखना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने सिस्टम की वॉल जो है उसको कंडक्टिंग लेना पड़ेगा। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सिस्टम के अंदर बाहर आना जाना अलाउड नहीं है। तो लिखिए, द प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम, हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम is called adiabatic process. The process in which heat is not allowed to enter or leave the system is called adiabatic process. Okay? अब अगर हीट सिस्टम के अंदर बाहर नहीं होने देना है तो इसका सीधा मतलब है, जैसे मान लीजिए मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और ये आपको अगर हीट सिस्टम से आप चाहते हैं कि अंदर बाहर ना हो तो फिर इसका सीधा मतलब है कि आपका ये वॉल कंप्लीटली इंसुलेटेड होनी चाहिए, है ना। कंप्लीटली इंसुलेटेड वॉल, कंप्लीटली इंसुलेटेड वॉल, है ना, इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, तो इंसुलेटेड होने की वजह से अब आप देखिएगा, जब सिस्टम में मतलब इसका मतलब ये होता है कि ना तो हीट ना तो सिस्टम के अंदर आएगा और ना ही हीट सिस्टम से बाहर जाएगा। इसका ये मतलब होता है इंसुलेटेड वॉल लेने का मतलब ये। अब इंटरेस्टिंग होगा, अगर हमने वर्क किया सपोज, ठीक है, अगर हमने इस पे वर्क किया, वर्क पी एक्सटर्नल हम बढ़ा रहे हैं पी इंटरनल से, अंदर गैस भरी हुई है, कोई आइडियल गैस, ठीक है, एक आइडियल गैस भरी हुई है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब आप एफबीडी बनाओगे तो फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गैस का प्रेशर, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर और आपका जो mg जो फोर्स है ना, mg/A कर दीजिए, वो भी प्रेशर हो जाएगा पर यूनिट एरिया कितना फोर्स है। तो एफबीडी जब आप इसका बनाएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम की स्टेज में सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, राइट। तो खैर यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए मैंने पी एक्सटर्नल, सपोज पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन कर दिया पी इंटरनल से, तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। वर्क कौन सा होगा, कंप्रेशन वर्क होगा। और जब कंप्रेशन वर्क होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये जब पिस्टन को आप नीचे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो मान लीजिए फाइनली पिस्टन यहाँ आ गया। अब गैस के मॉलिक्यूल के पास इतना ही जगह है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपने दिया है उतना सब गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। तो क्या होगा, जब आपने फाइनली पिस्टन को यहाँ ले आए मान लीजिए, तो ये जब गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर बढ़ा, है ना, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो हीट डेवलप होगा। तो जो हीट डेवलप होगा, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स।
और जब कॉलिजन से टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट डेवलप हो रही है, और हीट सिस्टम के अंदर बाहर होनी नहीं है। मतलब अगर हीट डेवलप हो रही है और वो हीट बाहर निकल जाती तो ठीक था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, देखिए हम जानते हैं कि जो 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट आपस में कैसे रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड विथ वर्क एंड हीट बाय दिस इक्वेशन। मैंने बताया था आपको, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे हम आगे प्रूव भी करेंगे। अभी आप बस ये याद रखिए कि दो एनर्जी का सम इस एनर्जी के इक्वल है। मतलब what we are trying to do, we are trying to change the internal energy of the system, which is total energy content of the system by work and heat। और भी मीन्स हैं, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपने देखा कि हीट अगर सिस्टम से अंदर बाहर नहीं होगी तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाइदर हीट विल एंटर इन द सिस्टम नॉर हीट विल लीव द सिस्टम, तो Q 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U इक्वल टू W, और वो भी कौन सा, एडियाबेट। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई अगर आपने वर्क किया तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी ना। अब वो एनर्जी हीट है या इंटरनल एनर्जी, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होता है क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर डेल्टा U 0 है तो फिर वर्क का क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गई। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने ही वाली है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो मान लीजिए हीट तो 0 है, तो जो वर्क हो रहा है वो जा कहां रहा है, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या चेंज करेगा। समझ में आ गई बात। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखा था, सिंस ये 0 था तो जो वर्क हुआ उसने क्या किया, हीट डेवलप किया। वर्क एनर्जी जो है हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। समझ रहे हो। यहां क्या हुआ, हीट 0 है तो वर्क एनर्जी कहां जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, चेंज करेगी। अच्छा एक चीज और याद रखिए, जब P इंटरनल से ज्यादा है तो कंप्रेशन वर्क हो रहा है। कंप्रेशन वर्क में देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, हीटिंग अकर। एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, ठीक है ना। एंड द वर्क डन, यहाँ प्लस है दोनों तरफ, यहाँ प्लस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा दूसरा केस अगर हम बनाएं, मान लीजिए P, अगर P एक्सटर्नल जो है लेस देन हो जाए P इंटरनल से, तो गैस का प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो पिस्टन अप मूव करने लगेगा। इसे एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। जब ऐसा मूवमेंट होता है तो गैस वर्क कर रही है, और जब ऐसा कंप्रेशन होता है तो हम वर्क कर रहे हैं। जब भी हम कुछ भी करेंगे सिस्टम के ऊपर तो पॉजिटिव होता है। एनीथिंग ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, एनीथिंग बाय द सिस्टम नेगेटिव। गॉट इट। तो अगर P एक्सटर्नल P इंटरनल हुआ तो जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सपेंशन वर्क डन। दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड एक्सपेंशन वर्क डन। और ये जो एक्सपेंशन वर्क डन है इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, है ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में आप देखिए पहले कॉलिजन जितना हो रहा है उससे कम होने लगेगा क्योंकि और ज्यादा जगह दे दी आपने रहने के लिए। उतने ही वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, कोलॉइड हो रहे थे। अब आपने एक्सपेंड करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब उतने ही मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम में है तो इफेक्टिव कॉलिजन कम होगा। इफेक्टिव कॉलिजन कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब कूलिंग होने लगेगी, कूलिंग अकर। तो ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन कूलिंग अकर, व्हाइल ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन हीटिंग अकर। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है। अब Q तो 0 है ना, Q तो 0 है, और डेल्टा U, अब यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग हो रही है। कूलिंग हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं। कूलिंग हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगी, यानी माइनस डेल्टा U इक्वल टू W, या ऐसे भी कर सकते हो माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। माइनस W का क्या मतलब है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये माइनस साइन का बस इतना मतलब है कि सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो यहां से आपको क्या पता पड़ा, वर्क डन बाय द सिस्टम विल आल्सो अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम विल आल्सो अफेक्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगी। ठीक है, राइट। तो ये नोट कर लीजिए जरा आप। अभी मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा, तब आपको और इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। तो
एडियाबेटिक प्रोसेस में ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कुछ नोट पॉइंट बता देता हूँ. नोट पॉइंट फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक का भी बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए. हीट इज नॉट अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम, दैट्स इट. ओके. अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में 3 कंडीशन है. जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया था पीवी कांस्टेंट होता है, बॉल्स लॉ होल्ड्स गुड. यहाँ होता है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. एक ये इक्वेशन है, ठीक है. ये अभी हम आगे पढ़ेंगे गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी है ना, हीट कैपेसिटी इसका रेशियो. ठीक है, तो ये आगे बताया जाएगा आपको. पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और थर्ड पीटी टू द पावर गामा बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ये तीनों रिलेशन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पे वर्क करती हैं. ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, है ना, ध्यान रखें अभी सभी ग्राफ में रिवर्सिबल प्रोसेस के बता रहा हूँ. प्रैक्टिकली 2 प्रोसेस होती हैं. एक आइसोथर्मल, आप फिजिक्स में कार्नोट इंजन पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 टाइप के प्रोसेस होती हैं, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक, पूरी कार्नोट साइकिल में. ठीक है, तो चलिए ग्राफ हम बनाएंगे. जैसे मान लीजिए पी और वी का ग्राफ बनाया, तो आपको देखिए ना पीवी एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा. अच्छा, इसका अगर स्लोप निकाला जाए तो स्लोप निकालने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप स्लोप फाइंड करेंगे, एक स्लोप फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा डीपी बाई डीवी, राइट. तो डीपी बाई डीवी के लिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वी. तो पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू के को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो आपको मिलेगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग dp बाई dv, जो कि स्लोप हो गया tan थीटा. देखो p बाई v माइनस, है ना, एंगल देख लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालो, माइनस गामा टाइम ऑफ p बाई v. इसको डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है ना. एक टर्म को अनचेंज रखिए, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे टर्म फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो, सेकंड टर्म को अनचेंज रखो. ओके, ऐसा ले लो, एंड k का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, राइट. तो इससे आएगा dp बाई dv इक्वल टू माइनस गामा p बाई v. अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बताया था? आइसोथर्मल प्रोसेस हमने क्या बताया था? pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और वहां स्लोप क्या आया था बेटा? dp बाई dv इक्वल टू माइनस p बाई v. तो अगर आपको दोनों में ही देखो yx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो दोनों का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, लेकिन स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, वो तो दिख भी रहा है. ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा. तो नेगेटिव स्लोप तो है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप तो है. साथ ही साथ आप ये भी देखो कि स्लोप इसका कितना है? p बाई v, और इसका गामा टाइम्स ऑफ p बाई v. तो हम यहाँ पे एक कंक्लूसिव पॉइंट बना सकते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ये जैसे एक्सपेंशन हो रहा है मान लीजिए, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस इन पीवी कर्व इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व या आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, गॉट इट. तो ये आपको स्लोप फाइंड करना आ गया. तो ये कब काम आएगा? जब 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि किसका कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल के लिए और कौन सा ग्राफ एडियाबेट के लिए. वो अभी हम उस पर आते हैं. ठीक है, सॉरी. ऐसे ही टी और वी का जब आप इन सबको डिफरेंशिएट करके आप इनका स्लोप फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही आसान है. प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, एंड यू विल गेट द आंसर. तो ऐसे ही अगर पीवी का ग्राफ आपने देखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया. अब अगर हम टी और वी का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, टी और वी का ग्राफ प्लॉट करें, सपोज पीवी टू द पावर गामा माइनस 1, तो मान लीजिए हम यहाँ पे सेकंड ग्राफ ले लेते हैं. सेकंड ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ. तो अगर उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना,
उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो डीवी, इक्वेशन कौन सी है आप देख लो पहले। इक्वेशन है टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डीवी बाई डी टी, है ना। डीवी बाई, इस ग्राफ में डीवी बाई डी टी स्लोप हो जाएगा, तो डीवी बाई डी टी, ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव स्लोप आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू वी बाय टी, वी बाय टी। तो इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आएगा और जो स्लोप है वो है -1 बाय गामा माइनस 1। तो ये है इसका ग्राफ। बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड कर सकते, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा वीटी कर्व फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी मैं आपको आगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस कैसे देखते हैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद थर्ड अपने पास स्केल कौन सी है, पीटी। तो चलिए प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ। तो अगर पीटी ग्राफ प्लॉट करते हो, पीटी, तो इक्वेशन क्या थी अपनी, पीटी टू द पावर गामा बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। इसको अब आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डीपी बाय, इस ग्राफ पे स्लोप जो बनेगा वो ग्राफ आएगा डीपी बाय डी टी टेन थीटा, है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। डीपी बाय डी टी इक्वल टू वैल्यू आएगी गामा बाय, पॉजिटिव स्लोप आता है इसका, गामा बाय गामा माइनस 1 एंड इनटू पी बाय टी। सॉल्व करके देखिए इस इक्वेशन को, डीपी बाय डी टी इक्वल टू गामा बाय गामा माइनस 1 पी बाय टी। तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा बेटा, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, फाइन। तो पीटी कांस्टेंट है यहाँ पे, पीटी टू द पावर गामा बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप से आपका कर्व आ जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप, ओके, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के तीनों कर्व हो गए और उनके स्लोप हो गए, फाइन। अब हम चलते हैं इसमें, अब आपको मैं बताता हूं कि यहां के बाद ये हमने पढ़ लिया एडियाबेटिक। अब मैं आपको एक ग्राफ में आइसोथर्मल प्रोसेस में एडियाबेट पहचानना सिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो एक मैंने पीवी ग्राफ बनाया, पीवी, और दो आइसोथर्म ड्रॉ किए, दो आइसोथर्म, ये दो आइसोथर्म बनाए, मान लो दोनों के दोनों, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक ये आइसोथर्म है और एक ये आइसोथर्म, ठीक है, फाइन। तो ये यहां पे ए बी एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिस पे टेम्परेचर T1 है थ्रू आउट, और CD इज ऑल्सो एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन जहां पे कि टेम्परेचर थ्रू आउट T2 है। कल इस पे हमने बहुत सारी बातें की थी, राइट, फाइन। तो यहाँ पे अगर आपको दो आइसोथर्म के बीच में एडियाबेट दिखाना हो मुझे, तो ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ, ये आप देख पा रहे, ये इस पॉइंट पे अगर मैं यहां ले लूं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो यहां देखिए ए बी, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे पता पड़ा, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज T1। CD क्या है, CD रिवर्सिबल, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, इसका टेम्परेचर T2 है। और जो PQ दिख रहा है ग्राफ में आपके, PQ, अब कैसे पता चला कि PQ एडियाबेटिक प्रोसेस है? एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है हमको ये, फाइन। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जो P से Q है, अब ये क्यों नहीं है आइसोथर्मल, क्योंकि आपको मालूम है, इसमें अच्छे से पता है कि T1 ग्रेटर देन T2 है। क्या ये जानते हो, कल मैंने देखना सिखाया था T1 T2 में रिलेशन कैसे देखते हैं। अब सुनिए, P से Q में जाने पर, जब हम P से Q पे प्रोसीड कर रहे हैं, P पे टेम्परेचर है T1 और Q पे टेम्परेचर है T2 और T1 ग्रेटर देन T2 है, तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व होता तो टेम्परेचर सेम आना चाहिए ना, T1 T2, यहाँ T1 ग्रेटर देन T2 है, फाइन। तो T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब कि जब आप P से Q जा रहे हैं तो कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है कि नहीं, और कूलिंग आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो है ही,
देख लीजिए, यहाँ का वॉल्यूम देख लीजिए और यहाँ का वॉल्यूम देख लीजिए। तो इस ए से बी तक की जो प्रोसेस है, यहाँ पीवी इक्वल टू के है। ए बी जो प्रोसेस है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ए बी जो आपको प्रोसेस दिख रहा है वहां पे क्या है बेटा, ए बी प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, यहां पे क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन पी से क्यू में ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कैसे पहचाना मैंने, T2 लेस देन T1 है, कूलिंग हो रही है, और यहां PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है भाई? तो ये आपके दो आइसोथर्म के बीच में हमने एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन देखा, दो आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच में एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन देखा। बहुत सारी बातें इस पे की जा सकती हैं। कैसे? जैसे डेल्टा यू ए बी, ये जीरो होगा, क्या कहते हो, डेल्टा यू ए बी जीरो होगा, क्योंकि अगर आइडियल गैस है और तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, बताया था कल मैंने। ऐसे ही डेल्टा यू सी डी, ये भी जीरो होगा, डेल्टा यू सी डी भी जीरो होगा, लेकिन डेल्टा यू पी क्यू ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर जीरो क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ी एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन के बराबर होता है। डेल्टा यू एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन के बराबर होता है। तो डेल्टा यू पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जीरो नहीं होगा। कूलिंग हो रही है तो आपको मालूम है कि अगर कूलिंग हो रही है तो एक्सपेंशन वर्क है, तो एक्सपेंशन वर्क के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। माइनस का मतलब एक्सपेंशन वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी सिस्टम की। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड देख ली हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अभी इसके ग्राफ पे ही हम एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इन सब की स्टडी सीखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम है अभी, क्योंकि आपको अभी टर्मिनोलॉजी सीखना बाकी है। अभी तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं, ग्राफ कैसे रीड करते हैं, ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो ये था एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको कौन से बताए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का डिफरेंस भी देखेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस नेम से ही क्लियर है, आइसोबैरिक यानी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आप कोई प्रोसेस कराइए ओपन कंटेनर में, तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का है, तो अगर कोई प्रोसेस आप ओपन कंटेनर में करा रहे हो तो बेस्ट एग्जांपल है आइसोबैरिक प्रोसेस का, राइट। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा। फाइन। तो अगर मैं आपको पीवी कर्व पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, प्रोसेस इन ओपन कंटेनर। पीवी कर्व पे मैंने दो आइसोथर्म लिए। आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट प्रोसेस इन टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ए बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सी डी इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ टेम्परेचर थ्रू आउट T1 है। पता कैसे चलता है? अगर टेम्परेचर से। नाउ आपको क्या देखना है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ये होगा, ये P से Q पे जाते समय देखो प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है। तो PQ प्रोसेस जो आप दो आइसोथर्म के बीच में देख रहे हो, दिस P to Q प्रोसेस इज isobaric process. Fine. Isobaric, you can say expansion. Pressure is kept constant throughout the process. Fine. तो ये एक हो गया। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो P कांस्टेंट है, तो माइनस, अभी माइनस क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। माइनस P डेल्टा P, अभी आप इसको जस्ट लिख लीजिए। व्हाट इज द फिजिक्स में ये माइनस नहीं होता है साइन, यहाँ पे वहाँ वर्क डन P डेल्टा भी होता था। आई लेट यू नो व्हाई आई एम यूजिंग माइनस ओवर हियर। केमिस्ट्री में IUPAC का साइन कन्वेंशन चलता है, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। IUPAC वालों ने अपना कन्वेंशन दे रखा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, उस वजह से उसको जस्टिफाई करने के लिए आई प्रूव इट व्हाई नेगेटिव इज प्लेस्ड हियर। ओके। फोर्थ, आइसोकोरिक प्रोसेस।
कोरिक प्रोसेस, ये क्या है, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको, आइसोमेट्रिक। यहाँ आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में लिखिए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन आप सबको पता ही होता है, वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क डन में जीरो आएगा, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। अब आपको दो आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच, दो आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस दिखाता हूं। ये ए टू बी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर T1 है, सी टू डी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर T2 है, और ये आपका ये लीजिए ये P से Q, ये दो आइसोथर्म के बीच में एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, फाइन, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक, आ गया समझ। तो यहाँ वर्क डन जीरो होता है, तो आपको मालूम है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये मालूम है इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का बस एक मतलब है कि वन एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ अदर एनर्जीज, मींस एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर। आपने देखा आइसोथर्मल में ये जीरो, एडियाबेटिक में ये जीरो, और आइसोकोरिक में ये जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये जीरो है तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू QV, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट, मींस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर प्लस लगा है तो वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो वी आर टेकिंग हीट अवे फ्रॉम द सिस्टम, फाइन। तो डेल्टा U इक्वल टू QV मतलब क्या हो गया, heat supplied to the system at constant volume will change the internal energy of the system, of course it will increase the internal energy of the system। तो ये है बच्चों 4 प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक। अब एक ही ग्राफ में अगर आपको सभी प्रोसेस देखने हैं, ऑल द प्रोसेस इन वन ग्राफ, तो देखिए पीवी प्रेशर वॉल्यूम कर्व हम बनाएंगे। अब इसमें ये है आपका यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है तो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो दो कर्व मिलेंगे आपको, किसके लिए, एक आइसोथर्मल और एक किसके लिए मिलेगा, एडियाबेटिक। अब सुनिए, ये मान लीजिए ए से बी, ए से बी, ए से सी, ए से डी और ए से ई, ये सब एक्सपेंशन कर्व दिख रहे हैं। यहाँ एक्सपेंशन की बात करना गलत है, बिकॉज एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो जो ए बी प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस, फाइन। सी डी एसी प्रोसेस क्या है, एसी आइसोथर्मल। अब कैसे पहचाना कि ये आइसोथर्मल है या ये आइसोथर्मल है, तो अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी जो हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए निकाला तो P बाई वी आया था, और आइसोथर्मल का ओनली P बाई वी, गामा टाइम्स ऑफ P बाई वी आया था। मींस द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको दिख ही रहा है इस AD कर्व का स्लोप ज्यादा है, क्यों भाई, AD का स्लोप ज्यादा है AC के कंपैरिजन में। AC इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। AD ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और जो आपका AE है, AE वो क्या है बच्चों, AE विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक के आगे एक्सपेंशन कंप्रेशन का कोई मीनिंग नहीं। अब मान लीजिए AB पे वर्क W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ W3 है और यहाँ W4 है। W4 तो जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, आपको पीवी कर्व पे वर्क क्या होता है मालूम होगा, P इंटू V वर्क होता है। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन के नीचे जितना एरिया आएगा वो वर्क हो जाएगा। पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, हाँ, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं ग्राफ में, है ना, शेडेड कवर्ड एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे AB
ग्राफ के नीचे का एरिया ये पूरा सबसे ज्यादा होगा, यानी कि W1 सबसे ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा, W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3 ग्रेटर देन W4। बहुत एरिया से फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये है आपका एक ही ग्राफ पे हमने वेरियस प्रोसेस डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को कैसे पहचाना जाता है, फाइन। तो चलिए वो देख लेते हैं, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोसेस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, प्रोसेस पे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए आपको मैं बताता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अगर किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होना है तो उसे बहुत स्लो चलना जरूरी है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसे बहुत स्लो स्पीड से चलना होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्लो स्पीड से चलना होगा, बहुत स्लो, स्लो से भी स्लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल कब होती है, अगर कोई प्रोसेस ऐसी हो जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, यू अंडरस्टैंड दैट, ड्राइविंग फोर्स जैसे एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के समय ड्राइविंग फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन, और अपोजिंग फोर्स है ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। हाँ, ये बात सही है कि हम पिस्टन को मासलेस फ्रिक्शनलेस मानते हैं, अदरवाइज m/g उसका भी लगेगा, वो भी अपोजिंग हो गया ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन दिस अपोजिंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है, और ऊपर से जो अपोजिंग फोर्स है एक्सटर्नल प्रेशर, और साथ में इफ यू विश आप पिस्टन का मास इनटू ग्रेविटी है ना, m/g, वो फोर्स हो जाएगा, पर यूनिट एरिया प्रेशर आ जाएगा, फाइन। तो अगर ये दोनों फोर्स, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स एग्जैक्टली सेम हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इनमें अगर डिफरेंस आता भी है तो बहुत स्मॉल डिफरेंस आना चाहिए, F ड्राइविंग इक्वल टू F अपोजिंग प्लस माइनस DF। अब DF का मीनिंग आई होप आप सबको पता है। DF का मतलब है कि जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, बट जीरो नहीं, जीरो नहीं। आई होप आपको मालूम है ये बात। तो रिवर्सल प्रोसेस कब होगी, जब अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो। मतलब व्हेन ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू, जब ड्राइविंग फोर्स और इक्वल टू F अपोजिंग फोर्स प्लस माइनस DF, वेयर DF approaching to zero but not zero, DF is approaching to zero but not zero। हमने लिमिट लगा दी है, इसका ये मतलब नहीं कि जीरो हो गया, फाइन। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटी वैल्यू है, फाइन। तो ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स प्लस माइनस, ये जो स्मॉल डिफरेंस है, ये जब होगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाता है। इसको और अगर आपको समझना हो तो जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल उससे समझा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये पिस्टन है, यहाँ अंदर गैस भरी हुई है, तो जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताइए, ड्राइविंग फोर्स या जो गैस का प्रेशर है, मान लो ड्राइविंग फोर्स है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर हो जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू, बोलिए, अपोजिंग फोर्स प्लस माइनस मैंने बताया DF एट इक्विलिब्रियम, ये होगा परफेक्टली। अगर मोशन में नहीं है तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया। मान लीजिए ये हमने गैस फिल की हुई है और यहाँ से ये प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके ऊपर सैंड पाइल रख दिया, सैंड के कुछ पार्टिकल्स रख दिए, ठीक, सैंड पाइल। अब आपको समझ में आएगा कि कितना स्लो चलाना है प्रोसेस को, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसका FBD आप बनाओगे तो FBD में क्या होगा, एक फोर्स प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस माइनस mg/f है ना, mg/a सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो खैर ये सैंड पाइल है। अब आपको क्या करना है सुनिए, अगर आप एक्सपेंशन कराना चाहते हैं,
अगर आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराना चाहते हैं, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपको क्या करना है मालूम है? एक एक सैंड के पार्टिकल हटाते जाओ। अब आप सोच लो कितना स्लो चलेगा, ठीक है? जैसे ये प्लस माइनस डीएफ था ना, तो जैसे ही एक सैंड का जो है आपने पार्टिकल हटाया, इसका एफबीडी समझ गए ना? एफबीडी कैसा बनेगा? इसका एफबीडी कैसा बनेगा? इस पे एक ही गैस का प्रेशर लग रहा है, पी गैस, हाँ? इस पे नीचे की तरफ आपका एक यहाँ से पी एक्सटर्नल लग रहा है और ये mg फोर्स लग रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम बताइए, इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस mg बाय a, mg बाय a, समझिए यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हम m थोड़ा सा कम करते हैं, इक्विलिब्रियम पे तो ऐसा है, m मैंने मान लो यहाँ से थोड़ा सा कम किया, तो m थोड़ा कम किया अगर, तो एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि m कम हुआ तो ये पार्ट कम हो जाएगा, ये पार्ट कम हुआ तो ये पूरा पार्ट कम हो जाएगा। ये आपका अपोजिंग फोर्स है और ये ड्राइविंग फोर्स है फॉर एक्सपेंशन, माइंड इट, फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए ड्राइविंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है। तो अगर आपने एक सैंड का पार्टिकल हटा लिया स्मॉल m, तो ये पोर्शन कम होगा, ये पोर्शन कम होगा तो पूरा राइट हैंड साइड कम होगा और जो ड्राइविंग फोर्स है दैट विल डोमिनेट। तो अगर ड्राइविंग फोर्स ने डोमिनेट कर लिया, इफ एफ डी ग्रेटर देन एफ नॉट प्लस माइनस डी एफ, आई मीन एफ नॉट से ज्यादा हो गया सपोज, तो एक्सपेंशन आएगा। और कंप्रेशन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा सैंड का पार्टिकल उस पर डाल दीजिए, मतलब कितना स्मॉल चलना है अब आप समझ लो। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आया कि प्रोसेस रिवर्सिबल होने का क्या मीनिंग है। प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होता है जब कोई प्रोसेस इतना स्लो चलाया जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है? इनफाइनाइट हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, तो हम उसे कहते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। फाइन, तो ये नोट कर लीजिए जरा, या पहले एक काम करो, रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो बेटा जरा, प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, if a process is carried out in such a way so that if a process is carried out in such a way so that the system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process, the system is always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process, it is called reversible process। और दूसरी डेफिनेशन लिख लो, और if the process is carried out such that the difference in driving force and opposing force is infinitesimally small, so that process takes place at infinitesimally slow rate, and it is called reversible process। नोट लिखिए, an ideal reversible process will take infinite time to get completed, an ideal reversible process will get infinite time for its completion। ठीक, m मास रखा हुआ है हमने यहाँ पे सैंड का। फाइन, तो अब हम इसमें ये हमने समझ लिया रिवर्सल प्रोसेस, और ये सब नोट कर लीजिए रिवर्सल प्रोसेस का मीनिंग क्या। अभी मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा इसका मतलब। इसके बाद लिखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट लिखो, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये पूरा नोट कर लेंगे। इसके बाद लिखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस कराना है तो प्रोसेस को आपको तेज चलाना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोसेस इतना तेज चलाया जाता है कि सिस्टम को चांस ही नहीं मिलता सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम, जैसे क्या किया हमने, सडनली पूरा सैंड हटा दिया, एकदम से एक्सपेंशन आएगा, फाइन, या एकदम से बहुत सारा वेट रख दिया तो एकदम से कंप्रेशन आएगा। तो अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेजेस में इक्विलिब्रियम पे ना हो, या कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस पे इक्विलिब्रियम पे हो, ध्यान दीजिएगा, वहां हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना है, और यहां आइदर इनिशियल और फाइनल स्टेट और फाइनाइट नंबर,
है ना. दैट विल डिपेंड कि हाउ यू आर वेरिंग अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स. आई मीन एक्सपेंशन के समय, अब आपको तो पता है कि एक्सपेंशन के समय ड्राइविंग फोर्स ऑफ द गैस है, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, और कंप्रेशन के समय एक्सटर्नल प्रेशर है ना. तो दैट विल डिपेंड कि हाउ यू आर वेरिंग दैट. सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए, if a process is carried out so rapidly that the system is in thermodynamic equilibrium only at initial and final stage of the process, but not in the intermediate stages, or systems should be in thermodynamic equilibrium at some finite number of intermediate stages only, within bracket n stages, it is called irreversible process. और दूसरी डेफिनेशन देखो, if during the process there is finite difference in driving force and opposing force, if during the process there is finite difference in driving force and opposing force, so that process take place with a finite rate, is called irreversible process. Fine, समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिखें. irreversible process will get completed in finite time. फाइन. चलो अब ग्राफ से समझते हैं. जैसे मान लीजिए ये पीवी कर्व, ओके. तो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है? वेरिएबल प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम, वेरिएबल प्रेशर. ये देखो ना, पी गैस पी एक्सटर्नल प्लस माइनस एनजी बाई डी, वेरिएबल प्रेशर. तो अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज में ही हो, केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे ही हो, तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल. तो जैसे ये जो प्रोसेस है ना, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस. अब वो एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोबैरिक आइसोकोरिक तो नहीं हो सकता, या तो आइसोथर्मल होगा या एडियाबेटिक होगा, वो इसके टेम्परेचर से पता पड़ेगा. अगर थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, क्योंकि स्लोप का यूज भी हम तब कर सकते हैं जब कंपैरेटिव ग्राफ दिए गए हों, दो ग्राफ हों, तो टेम्परेचर डिफाइन करेगा कि एडियाबेटिक है या कैसा है, आइसोथर्मल है. फाइन. एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो कूलिंग होगी. तो अगर यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ T2 है, इफ T1 इक्वल टू T2 देन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है. इफ T1 ग्रेटर देन T2, क्योंकि एक्सपेंशन के समय कूलिंग होगी, इफ T1 ग्रेटर देन T2 है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. और ये जैसे A से B आया, A से B ये, और ये जो प्रोसेस देख रहे हो, ये देखा नहीं आपने, सडन प्रेशर कम किया, एकदम से एक्सपेंशन आया, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल प्रोसेस. फाइन. तो ये आपका एक तो ये तरीका है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग at all points it is called reversible process, and only at initial and final stage it is called irreversible. Also, if system is in thermodynamic equilibrium with its surrounding, always it is called reversible. And if it is in equilibrium at finite stages, जैसे यहाँ आप देख रहे हो finite stages पे ये तो यहाँ देखो, ये इनिशियल स्टेज थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया, यहाँ इक्विलिब्रियम में आया, यहाँ इक्विलिब्रियम में आया, यहाँ आया, और फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम में. फाइन. तो यहाँ n इक्वल टू 5 हो गया. तो आइदर द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग only in initial and final stage, then it will be called irreversible, or at finite number of stages. Okay.
तो हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मैं आपको और कंपैरिजन बताता हूं। अभी इससे पहले जरा हम लोग एक और प्रोसेस पढ़ लें, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ये भी इंटरेस्टिंग है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आफ्टर सो मेनी चेंजेस इफ वी आर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल स्टेट, जहां से चले थे वहीं वापस आ जाएं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लीजिए पीवी, हम ए से बी तक इस रूट से गए और बी से ए वापस आ गए, किसी और रूट से आ गए या उसी रूट से आ सकते हैं, वो अपनी मर्जी। तो ये जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर सो मेनी चेंजेस इफ वी रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, इफ द सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। नोट कर लीजिए, इफ आफ्टर सो मेनी चेंजेस इफ system returns to its original state, it is called cyclic process. Now यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा कि हम जहां से मूव हुए थे वहीं आ गए, मतलब हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है। इसका सीधा मतलब है कि ऑल स्टेट फंक्शंस इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी जीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज आपकी सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी स्टेट फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो लिखिए ऑल स्टेट फंक्शंस इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी जीरो। स्टेट फंक्शन जैसे डेल्टा टी जीरो होगा। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, यहीं आना है ना, लौट के यहीं आना है, तो टी ए माइनस टी सेम हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा यू जीरो, वी मतलब वॉल्यूम, यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच जीरो एंथैल्पी, डेल्टा एस जीरो एंट्रोपी एंड डेल्टा जी जीरो। all the state functions will be zero, but work will not be zero, क्योंकि work path function होता है, आपको मालूम है। work here will not be equal to zero, heat exchange will not be equal to zero, क्योंकि path function है। कमाल की बात है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन ये जीरो है। अब आप समझ गए होंगे कैसे जीरो हो गया होगा, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू जीरो है ना, एक ग्रेटर देन जीरो होगा, एक लेस देन जीरो होगा, जितना एक ग्रेटर देन जीरो होगा उतना दूसरा लेस देन जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। गेटिंग? तो दो पाथ फंक्शन का सम स्टेट फंक्शन है एज पर फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए से बी फर्स्ट रूट से जा रहे हैं और बी से ए सेकंड रूट से आ रहे हैं, तो आप देखेंगे वर्क डन इन फर्स्ट रूट विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड रूट, मॉड। क्यों? एरिया अंडर द कर्व, ए से बी जाने में जो कर्व के नीचे एरिया है वो ज्यादा है, फाइन। तो ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि वर्क डन ए से बी जाने में ज्यादा हो रहा है, बी से ए आने में कम हो रहा है, फाइन। तो ये था बेटा साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जब हम जहां से चले वहीं लौट आए, चाहे जितने भी चेंजेस हों लौट के वहीं आना है, और रूट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। वैसे मैं एक ग्राफ से आपको बता देता हूँ, जैसे पीवी कर्व, अब आप यहां से ऐसे जा रहे हो, ये ए से बी है, पाथ कैसा लिया है वो तो आपके ऊपर है ना, और बी से ए पे ऐसे ही लौट के आ गए। अब आप इस यहां से यहां तक का जो पाथ है इसके नीचे का एरिया, और यहां से यहां तक का पाथ है इसके नीचे का एरिया, तो ये भी एक साइक्लिक लूप बन रहा है। तो यहाँ पे W भी जीरो हो जाएगा, फाइन, W भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि W हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में कुछ वैल्यू होती है, जैसे PV प्रोसेस है, हम जैसे गए वैसे ही लौट आए तो भी आपका जो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से खैर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। आई होप यहाँ पे वर्क जीरो हो जाएगी, बाकी तो सब जीरो है ही साइक्लिक प्रोसेस में, बाकी प्रॉपर्टीज तो जीरो हैं ही सही, ठीक है। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए कंपैरिजन बिटवीन
comparison between reversible isothermal and adiabatic process। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। केस 1 ले लेते हैं हम, केस 1 जिसमें हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। एक्सपेंशन तो देखो ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। अब एक्सपेंशन में भी हमें देखना होगा फाइनल प्रेशर सेम है या फाइनल वॉल्यूम सेम है, ठीक है। एक ग्राफ में यहाँ पे बना रहा हूं, जैसे मान लो यहां से शुरू हुए इस टाइप का ग्राफ है। अभी हमने क्या किया, फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है। देखो तो ए हम ले रहे हैं वी फाइनल सेम, दोनों प्रोसेस का वी फाइनल सेम है, ठीक है। इसको आप अलग पोजीशन से भी लेके आ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ए से बी एंड ए से सी इनिशियल भी आप कह सकते हो कि सेम लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हो ए से बी, अब तो ग्राफ के स्लोप से बता सकते हो। यहाँ जो ए बी है ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। वर्क डन ज्यादा होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। और जो ए सी है वो क्या है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों है ना, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसीड हो रही है और सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब यहाँ मैं काफी बातें आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता दूं, यहाँ टेम्परेचर T1 है, या अगर हम A पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है और B पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, C पॉइंट पे टेम्परेचर T3 है, तो हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे T1 इक्वल टू T2। फाइन, T1 इक्वल टू T2 मतलब डेल्टा T ऑफ AB ये 0 हो जाएगा, isn't it? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और T2 ग्रेटर देन T3 आएगा, ये तो पता ही है आपको, बताया था मैंने आपको। सुनिए कैसे और समझा देता हूं। A से B में आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट। A टू C में एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के समय कूलिंग होती है। आप दो तरीके से समझ सकते हो, ग्राफिकली भी, फॉर्मूला बेस्ड, और कंसेप्चुअली भी। A टू B रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, फाइन। A टू C रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है जहां पे कूलिंग हो रही है। तो अगर इस ग्राफ पे कूलिंग हो रही है तो टेम्परेचर कम हो गया ना, T2 ग्रेटर देन T3 है, मतलब डेल्टा T AC will not be equal to 0. Delta T AC will not be equal to 0. Also, delta T of AB भले ही 0 है, it will be greater than delta T AC. Fine, AB 0 है, AC कूलिंग हो रही है, तो और टेम्परेचर डाउन जा सकता है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर है 0 है, लेकिन उससे तो कम ही होगा ना। ग्राफिकली भी देख सकते हो, T2 पे प्रेशर कितना है, T2, और T3 पे प्रेशर कितना है, P3। देखो P2 ग्रेटर देन P3 दिख रहा है, P2 ग्रेटर देन P3 दिख रहा है। और आपको मालूम है PV इक्वल टू nRT से कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, गैस का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, R तो कांस्टेंट है ही, तो P प्रोपोर्शनल टू P होता है। मतलब P2 ग्रेटर देन P3 का मतलब हो गया T2 ग्रेटर देन T3 हो गया। फाइन, नोट कर लीजिए इसको। ये है फाइनल वॉल्यूम, जो है हमने फाइनल वॉल्यूम सेम लिया हुआ है एक्सपेंशन के समय, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन के ग्राफ हो गए दोनों के। अब हम कंप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक। कंप्रेशन का ग्राफ बनाएंगे विथ कीपिंग वी फाइनल कांस्टेंट, ठीक है। कंप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। ये एक्सपेंशन है, वी फाइनल सेम रखा हुआ है, और इसी में आप एक काम और कर सकते हो कि वी फाइनल की जगह सेम करने की बजाय प्रेशर फाइनल सेम कर दीजिए। चलो एक्सपेंशन में दूसरा केस ले लेते हैं, फाइनल प्रेशर सेम करना है आपको। चलिए वो भी कर देते हैं, प्रेशर वॉल्यूम फाइनल प्रेशर सेम रखना है। मान लो यहां से हमने एक सेम पॉइंट से शुरू किया, ये लीजिए
ये दोनों एक्सपेंशन है, ए से बी और ए से सी, फाइनल प्रेशर सेम। अब कैसे पहचान होगी, जैसे मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, फाइन, यहाँ टेम्परेचर T3। अब आप देखो ध्यान से, ये देखो ये और ये एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, ध्यान पता ही आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि T3 पे वॉल्यूम V3 और T2 पे वॉल्यूम V2, फाइन। आपको दिख रहा है V2 ग्रेटर देन V3 है, तो V2 ग्रेटर देन V3 है मतलब T2 ग्रेटर देन T3 होगा। क्या कहते हो, PV इक्वल टू nRT से, हाँ? तो T2 ग्रेटर देन T3 है, तो T2 तो जीरो है, आपको पता ही है, क्योंकि आइसो अब मतलब T2 ग्रेटर देन T3 है, पता नहीं जीरो है कि नहीं सोचते हैं पहले। T2 ग्रेटर देन T3, इसमें कूलिंग हो रही है, तो अगर कूलिंग होगी तो इसका मतलब T3 जो है कम हो गया। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है AC, ये कौन सा हो जाएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ग्राफ है, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ। गॉट इट और नॉट? तो ये हमने कंपैरिजन किया एक्सपेंशन के समय कि जब क्या हो रहा हो, फाइनल प्रेशर सेम हो। अब हम लेंगे कंप्रेशन, केस 2, कंप्रेशन। कंप्रेशन में फिर ले लेते हैं ए, फाइनल वॉल्यूम सेम। फाइनल वॉल्यूम सेम का ग्राफ देखो, पीवी। बहुत तरीके हैं, स्लोप से कैच कर सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ वेज। देखिए पीवी ग्राफ देखते हैं, तो वी फाइनल सेम, वी फाइनल सेम का मतलब हो गया आपको एक ही, जैसे मान लीजिए यहां से कंप्रेशन हुआ, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम अगर आपको सेम करवाना है तो ये आपने इस टाइप से कंप्रेशन कर, फाइन। देखो फाइनल वॉल्यूम को मैंने सेम कर लिया, हालांकि फाइनल प्रेशर भी दोनों का सेम दिख रहा होगा आपको, राइट। फाइनल वॉल्यूम, अच्छा कंप्रेशन कर रहे हैं ना, तो कंप्रेशन के समय अगर फाइनल वॉल्यूम सेम लाना, एक मिनट इस तरीके से, जस्ट प्लीज, फाइनल वॉल्यूम सेम चाहिए ना, एक मिनट, ये फाइनल वॉल्यूम सेम करना है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम सेम करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करते हैं। ये दोनों एक्सपेंशन हो रहे हैं, सॉरी कंप्रेशन हो रहे हैं, ए से बी और ए से सी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। कैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए पे टेम्परेचर T1 है, बी पे टेम्परेचर T2 है और सी पे टेम्परेचर T3 है। आपको पता है कि T1 इक्वल टू, हाँ एक मिनट, कंप्रेशन के समय हीटिंग होती है। अगर कंप्रेशन के समय हीटिंग हो रही है तो इसका सीधा मतलब हो गया, हीटिंग हो रही है मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि T2 ज्यादा है T3। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर रीड करो, यहाँ प्रेशर है P2 और यहाँ प्रेशर है P3, तो आपको दिख रहा है कि P2 ग्रेटर देन P3 है, फाइन। तो P2 ग्रेटर देन P3 है, यानी कि T2 ग्रेटर देन T3 आएगा, isn't it? T2 ग्रेटर देन T3 आएगा। तो T2 ग्रेटर देन T3 आया मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है, तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर T2 ग्रेटर देन T3 है तो अब आपका AB प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है और AC प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए, आया समझ? तो देखा आपने, चेंज हो गया, ठीक है, फाइन। और पॉजिटिव उससे भी देख सकते हो। इसके बाद ये आपने ग्राफ किसका देखा कि जब वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम सेम। अब हम देखेंगे कि अगर फाइनल प्रेशर सेम कर दिया जाए, ठीक है, फाइनल प्रेशर सेम कर दें, फाइनल प्रेशर अगर सेम करोगे तो देखो बनाओ ग्राफ कैसा आता है फाइनल प्रेशर सेम करके। फाइनल प्रेशर को सेम करके बना लो ग्राफ, ठीक है। हमें कंप्रेशन का ग्राफ बनाना है ना, फाइनल प्रेशर सेम करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना चाहिए और यहाँ पे हम बी पॉइंट ले रहे हैं, पी फाइनल सेम।
ग्राफ रीड करना आपको आनी चाहिए बेटा। थर्मोडायनेमिक्स, गैसेस स्टेट, इक्विलिब्रियम, इनमें ग्राफ का बहुत रोल है। प्रेशर कांस्टेंट लेना है, लो भाई ले लिया कांस्टेंट पीवी कर। एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम कंप्रेशन करा रहे हैं, फाइनल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ए बी सी प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपको टेम्परेचर यहाँ वॉल्यूम से देखना होगा। फाइन, तो देखिए जरा ध्यान से बेटा, ए पे टेम्परेचर T1 है, बी पे टेम्परेचर T2 है और सी पे टेम्परेचर T3 है। ओके, T2 पे वॉल्यूम V2 है और T3 पे वॉल्यूम V3 है। अब आपको दिख रहा है कि V2 ग्रेटर देन V3 है और टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T3। फाइन, अब T2 ज्यादा है तो इसका मतलब ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हीटिंग होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन में। तो इसका मतलब जो AB ग्राफ है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है और जो AC ग्राफ है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। फाइन, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो बेटा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? वेरियस ग्राफ्स का कंपैरिजन, ग्राफ को कई तरीके से रीड कर सकते हो। स्लो फाइंड करके रीड कर लो किसका है, या सिंपल अगर आपको ग्राफ स्केल रीड करनी आती है तो आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को पहचान सकते हो। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा कि आपको वर्क डन की बातें भी कर सकते हो, कहाँ कौन सा वर्क ज़्यादा हो रहा है। राइट, तो ये थे बेटे वेरियस प्रोसेस, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस हमने पूरे पढ़ लिए, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। दो ये इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटली यही दो इंपॉर्टेंट है। आइसोकोरिक में तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर क्या है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इस चैप्टर में अब इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑल पॉसिबल एनर्जीज का सम है। द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो सभी एनर्जीज का सम, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। काइनेटिक एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जीज होती है, बॉन्ड एनर्जी यानी जो बांध के रखती हो, रोक रही हो, पोटेंशियल पोजीशन दे रही हो सिस्टम में, जो मोशन दे रही हो, जिन एनर्जी से मोशन आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है। ओके, एंड उसके बाद इंटरनल एनर्जी में हम फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ते हुए देन हीट कैपेसिटी एंड सो ऑन। उसके जब ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी हमें इनके वर्क डन के फॉर्मूले, वर्क तो हो रहा है, दिख रहा है किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, लेकिन वर्क के फॉर्मूले भी डिराइव करने हैं अपने को कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है, फ्री एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सो वंस वील कंप्लीट द थर्मोडायनेमिक्स देन वील प्रोसीड फॉर थर्मोकेमिस्ट्री। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली। ओके, चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।